हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस के लेक्चर 5। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के बारे में देखा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने एंगल का केस समझा था कि किस तरीके से होता है। रिफ्रैक्शन के कुछ फेनोमेना को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर लाइट रे एक डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रेयरर मीडियम में जाने की बजाय वापस डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करती है तो उसका एक मैक्सिमम एंगल होता है जिस मैक्सिमम एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जब लाइट रे का एंगल उससे ज्यादा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज्यादा हो जाता है, तो लाइट रे बाहर जाने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं कैसे होता है। कह रहा है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ अ रेयरर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जब आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, for the pair of media the ray is totally reflected back into the denser medium। तो अगर I जो होता है वो एंगल C से बड़ा हो जाए यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो I का जो रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा वो वापस उसी में आ जाएगा यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी। आगे कह रहा है इसेंशियल कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? तो पहली, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। लाइट डेंसर से रेयरर में ही जानी चाहिए तभी होगा। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, अगर इक्वल भी होता है बेटा तब भी इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तब मैक्सिमम यही होगा कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा बन रहा है वो 90 डिग्री पर बनेगा नॉर्मल से। ठीक है, आगे नोट। आगे कह रहा है इन दिस प्रोसेस नोट in the process of total internal reflection 100% energy is reflected back। जब total internal reflection होता है तो 100% intensity लाइट की वापस आती है। no other device such as plane mirror etc produces 100% reflection। देखो बेटा, मिरर जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बट 96% टू 97% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, पूरी लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं करता। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा वो कंप्लीट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द सम पार्ट ऑफ लाइट। इस वजह से मिरर करता नहीं है। Due to this property, the phenomena of the total internal reflection is used in the construction of the periscope। और इसी वजह से हम पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज करते हैं, बाइनोकुलर बनाने में इसका यूज करते हैं यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एंड a certain type of camera in which the total reflecting prism replace a plane mirror for the reflection of light। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग मिरर में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं किसको, हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग इसमें प्रिज्म वगैरह को प्लेस कर देते हैं ताकि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। तो कैसे कह रहा है, इन अ प्रिज्म में देखते हैं, कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री प्रिज्म राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, अ प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन इट्स टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड द अदर टू एंगल्स ईच ऑफ 45 डिग्री इज कॉल्ड टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म because the light incident normally on any of its face suffer total internal reflection inside the prism। ठीक है, due to this behavior a total reflecting prism is used for following three purpose: to deviate a light ray through 90 degree 90 डिग्री पर लाइट रे को डेविएट करने में इसका यूज करते हैं। टू डेविएट ए लाइट थ्रू 180 डिग्री 180 पे डेविएट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग लाइट रे को। नेक्स्ट, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट रिड्यूसिंग डेविएशन इन द पाथ। ठीक है, अब क्या रहा है, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं जिससे इसका डेविएशन
क्या होता है बेटा, रिड्यूस भी नहीं होता, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं आता इसके इंटेंसिटी पे। अब कह रहा है टू डेविएट ए लाइट रे थ्रू 90 डिग्री। अगर आपको 90 डिग्री पे डेविएट करना है तो आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से प्रिज्म को प्लेस करना है। ये रहा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर आपने प्लेस कर लिया। अब जब आप यहाँ पर आप प्लेस करेंगे तो लाइट रे ऐसे जाएगी, ये जाएगी और इस सरफेस AC से वो क्या होगी बेटा, टकराएगी। तो यहाँ पर कितने डिग्री का बेटा, 45 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ 90 का बनेगा, तो यहाँ पर कितने का बनेगा बेटा, 45 का बनेगा। और लाइट का इंसिडेंट एंगल आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, दैट इज नॉर्मल। तो अगर ये 45 का है तो यहाँ भी कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा बेटा, 45 बनेगा। तो एंगल I और एंगल R इक्वल है। तो 45 डिग्री पे आने के बाद लाइट रे बाहर नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म का एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल, वो लगभग 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस सरफेस के लिए 42 से अबव हो जाएगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा और लाइट रे ऐसे पास हो जाएगी। सेम यही लाइट रे यहाँ से ऐसे पास होगी। तो लाइट रे आ ऐसे रही थी बेटा और वापस इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये 90 डिग्री का डेविएशन यहाँ पर हो रहा है। आगे 180 डिग्री का डेविएशन कैसे करेंगे? अगर आपको 180 डिग्री का डेविएशन करना है तो ध्यान देंगे कि किस तरीके से आपको प्लेस करनी है चीजों को। आपने प्लेस किया, अब आपने क्या किया, यहां से लाइट रे अंदर गई, ठीक है, यहां से लाइट रे अंदर गया, पहले यहां क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, यहां पे मान लीजिए 90 ये हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ 45 का बनेगा और यहाँ 45 का बनेगा। सेम एज देखिए, यहाँ 45 और यहाँ 45 बनाया, फिर ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी, फिर इसी सरफेस पे सेम 45 और 45 ही बनाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी। यानी कि लाइट रे जा रही है अंदर, लेकिन रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो वापस बाहर आ जा रही है। सो दैट इज 180 डिग्री का डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। कितनी डिग्री का बेटा, 180 डिग्री का डेविएशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री का डेविएशन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 90 किया। अब कह रहा है टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। हम विदाउट एनी डेविएशन इमेज को इरेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। यहां से लाइट रे अंदर गई, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से लाइट रे हमारी क्या गई, अंदर जा रही है, ये लाइट रे अंदर गई। इस सरफेस पे जाने के बाद यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस सरफेस पे जाने के बाद होगा क्या भाई, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो 45 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 90 है, ये 90, तो यहाँ पर भी 45 होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी लाइट अंदर की तरफ, तो यहाँ पर आ गई अंदर की तरफ। अगर ये 45 है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो ये आया इधर और यहाँ हमारा बनेगा एंगल, ठीक है। यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 45 का बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, 45 से थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा। तो जब 45 से और अबव, सॉरी, हाँ ठीक है, 45 से थोड़ा सा कम बनेगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा। मतलब 42 तो नहीं बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा। यहाँ तक गया और फिर ये बाहर जाएगा। सेम इसी तरीके से ये लाइट रे आ रही है, ये अंदर आएगी, अंदर आने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी और फिर ये बाहर चली जाएगी। तो देखिएगा, ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगा और Q पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगा। इस तरीके से आपकी जो इन्वर्टेड इमेज या इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज आपको इरेक्ट इस तरीके से बनेगी। यानी कि एक इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज बनाने के लिए बीच में आप इस तरीके का प्रिज्म यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो इरेक्ट बन जाती है। ओके, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा बेटा, इसको करते टाइम समझने आऊंगा। आगे कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री। मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है, सब 60 डिग्री, कोई लाइट रे कहीं से आ रही है, तो लेकिन अगर वो पहले AC के जैसे सरफेस पे, ठीक है, यहाँ बेटा बात AC सरफेस की हो रही है, इस पे आया तो यहाँ कहीं आएगा, ये 90 है, 60 तो यहाँ 30 डिग्री बनेगा, बाकी अपने मन से 60 बनेगा। तो यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा और ये इमर्जेंट रे निकल आएगी, क्योंकि ये तो नाइट परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस से, तो ये निकल आएगी, ठीक है। इस तरीके का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे कह रहा है the total internal reflection and the refraction of light through a 90 degree, 30 degree, 60 degree prism। अब 90, 30, 60 डिग्री पे देखते हैं। तो मान लीजिए ये प्रिज्म हमने रखा और लाइट रे
इस बेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये 60 है तो यहाँ पर भी हमारा 60 बन जाएगा, और ये लाइट रे आगे की तरफ ऐसे जाएगी और यहाँ बन जाएगा हमारा 30 डिग्री। यहाँ कितना बन जाएगा बेटा हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 60 बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा 30 डिग्री का बन जाता है तो ये लाइट रे देखो यहाँ 60 45 से अबव है, इसलिए इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ 30 बन रहा है 42 से कम है, तो ये बाहर की तरफ लाइट रे हमारी निकल जाती है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। अगर मान लीजिए 30 डिग्री के अबाउट हम लोग कर रहे हैं या 90 या 60 के अबाउट, तो हमारे पास 30 90 60 का प्रिज्म है, तो लाइट रे ऐसे ऐसे जा रही है। इसके बाद कह रहा है नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए 90 60 प्रिज्म, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, ऐसी क्या कंडीशन है। तो मान लीजिए आपने इस सरफेस के इस तरीके से परपेंडिकुलर ले आया, पहले आप ऐसे लाए थे तो हो गया, लेकिन अगर आप AB लाइन के परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ एंगल 30 डिग्री का बनेगा, 42 से कम है तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, यहाँ गिरेगा ये 30 डिग्री का, कोई फायदा नहीं, तो ये लाइट के बाहर आकर रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, एक्सेप्शन केस कह रहा है कुछ। एक्सेप्शन केस क्या है बेटा, यहाँ कुछ जैसे ये जो फिगर है, अगर आप इस फिगर में ध्यान देंगे, ये वाले फिगर में अगर आप इस वाले फिगर में ध्यान देंगे तो इस फिगर में जब लाइट रे यहाँ से आकर इस सरफेस को, किसी और सरफेस को नहीं टच करके केवल इस वाले सरफेस को टच कर रही है और ये बाहर निकल जा रही है। लेकिन अगर यही लाइट रे बेटा यहाँ से अगर आए तो ये पहले आके इस सरफेस को टच करेगी। ठीक है, तो अगर इस सरफेस को पहले टच करती है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमें थोड़ा सा ये सब देखना होगा, और फिर यहाँ से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, ये देखते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है a ray of light incident normally on the hypotenuse of prism below the foot of the perpendicular on it from opposite corner suffer total internal reflection and get deviated by an angle greater than 60 degree। अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है तो आगे जाएगी, अगर ये लाइट रे आगे गई तो देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बना। ये लाइट रे यहाँ आई, ये 60 था, ये 90 था, यहाँ ये 60 डिग्री बन जाएगा, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया। अब ये 60 डिग्री बन गया, 42 से अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लिया इसने। क्या कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के बाद ये लाइट रे यहाँ से डेविएट होगी, एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो एंगल यहाँ बन जाता है 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री हमारे लिए हमको मालूम है क्योंकि हम परपेंडिकुलर डाल ही रहे हैं, और ये लाइट परपेंडिकुलर आ रही है तो ये 60 हमारा हो जाएगा और ये 30 डिग्री हमारा आ जाएगा। हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कह रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। क्या क्या डिफरेंस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर में? बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कह रहा है it take place total internal reflection take place only when light passes from a denser to a medium to a rarer medium at the angle of incidence greater than the critical angle for the pair of media। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट रे डेंसर टू एरर जाए और वहां पर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी आए। ठीक है, लेकिन यही चीज रिफ्लेक्शन में क्या होती है बाय द मिरर? इट टेक प्लेस व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फ्रॉम एनी मीडियम एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिरर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, बट मिरर में इंटायर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और सब रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है क्योंकि जितनी लाइट आती है वो टोटली रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर हियर इज, ये मेयर हो गया बेटा, ये हियर है, हियर इज द लॉस ऑफ एनर्जी, द एनर्जी वाज रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। द इमेज इज मच ब्राइटर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनती है बेटा वो ज्यादा क्लियर बनती है, बट रिफ्लेक्शन में ज्यादा इमेज जो होती है वो ज्यादा क्लियर नहीं बनती। तो इस तरीके कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, हमें इन्हें देखना होगा। कुछ बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेकर। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है इसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है ऑन ए हॉट सनी डे अ डाइवर में सी ए पूल ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफ सम डिस्टेंस
इट इज फेनोमेना ऑफ मिराज विच इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट। डेजर्ट में या फिर अगर मान लीजिए एक लॉन्ग हाईवे है तो गर्मियों के समर सीजन्स में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि कुछ दूर पे ऐसे लगता है जैसे वेव, यानी कि वाटर की वेव टाइप में दिखाई देती है। तो ये इस फेनोमेना को हम लोग मिराज नाम से जानते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ दूर के बाद जैसे सड़क पे पानी गिरा हुआ है या वाटर की वेव हमें दिखाई देती है। क्यों होता है ऐसा? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बेटा। An empty test tube placed in water in a beaker with mouth outside of the water shines like a mirror when it is seen on a certain angle। एक empty test tube को पानी के अंदर रखते हैं और उसको एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तो हमें वो चमकता हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल का यहाँ पे फैक्टर आता है। एक क्रैक इन ए ग्लास वेसल ऑफन शाइन लाइक ए मिरर। जो क्रैक होते हैं वो चमकते हैं, कभी कभी ग्लास वगैरह के क्रैक्स चमकते हैं। क्यों? कॉज ऑफ क्रिटिकल एंगल। अ पीस ऑफ डायमंड स्पार्कल व्हेन विव्ड फ्रॉम ए सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, जो डायमंड का पीस होता है वो चमकता बहुत अगर उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखो, क्योंकि जिस डायरेक्शन क्रिटिकल एंगल कम होगा वहां से ज्यादा चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ लाइट सिग्नल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? जैसे मान लीजिए ये पाइप है, लाइट ऐसे गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये करते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है और एनर्जी भी कम लॉस होती है। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा इस लेक्चर में क्या क्या देखे हो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की है बेटा हम लोगों ने इस लेक्चर में। क्या बात की है बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट जो होती है, लाइट रेज वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी सेम मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेती हैं। अब यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि पहले तो लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करनी चाहिए और दूसरा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी होनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बेटा उसकी 100% एनर्जी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, बट अगर वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होके नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता तो उसमें हमारी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, यानी कि मिरर जो होता है वो एनर्जी को लॉस करता है, यानी कि उसकी कुछ एनर्जी जो लाइट एनर्जीज आ रही है, एक तरीके से लाइट वेव्स आ रही है, उसमें मैक्सिमम लाइट वो रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन कुछ लाइट रेज को वो एब्जॉर्ब भी करता है। ये चीज दिमाग में हमें रखना होगा। अब हम लोगों ने कई सारे प्रिज्म से किस तरीके से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कितने डिग्री पे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसकी प्रैक्टिस आप एक बार सेल्फ से करेंगे तो ये पॉइंट आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना मन, अपनी प्रैक्टिस लगानी होगी। इज दैट क्लियर? बाकी आपको नहीं समझ में आता है मैं आपको फिर से बता दूंगा। ओके बेटा, तो इस चैप्टर पे अच्छे से मन लगाइए क्योंकि ये चैप्टर अगर एग्जाम के डे में हम देखेंगे तो एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी में लगना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर से तो कंपटीशन बेस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम बहुत आती है। ये सेक्शन ऑप्टिक्स के सेक्शन में आएगा तो आप अपना पूरा पोटेंशियल लगाइए और अभी से अपने सारे डाउट्स क्लियर रखिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी एंड होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसमें हम लोग लेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।